हेलो दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 5 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की पहली हेडिंग द डीएनए के बारे में। हमने पिछले वीडियो में आपको इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है इसके बारे में हमने बता दिया था। इस चैप्टर में हम लोग द मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम दैट इज द डीएनए, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं द डीएनए। डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए जो है एक लॉन्ग पॉलीमर है जो कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। डीएनए इज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर डीएनए है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन इट। डीएनए की लेंथ कितनी होगी, डीएनए की लंबाई कितनी होगी, तो यूजली साधारणतः हम डिफाइन करते हैं कि उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पे हम डीएनए के लेंथ को डिफाइन करते हैं। तो द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट, या फिर a pair of nucleotide referred to as base pair, या फिर हम बेस पेयर के बेस पे कितने बेस पेयर उपस्थित हैं उनके बेस पे हम लेंथ ऑफ डीएनए को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डीएनए की लंबाई जो है यूजुअली इसमें मिलने वाले न्यूक्लियोटाइड्स पर निर्भर करता है, या न्यूक्लियोटाइड्स पेयर का जो संबंध है वो बेस पेयर से है। यहां पे न्यूक्लियोटाइड पेयर जो है वह किससे संबंध है, बेस पेयर से। मतलब नंबर ऑफ बेस पेयर कितने हैं उस बेस पर भी आप लेंथ ऑफ डीएनए बता सकते हैं। ठीक है, अ पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब एज अ बेस पेयर। ठीक, दिस आल्सो इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। लेंथ ऑफ डीएनए जो है वह ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। लेंथ ऑफ डीएनए यह ऑर्गेनिज्म का एक विशेषता है, यह किसी भी ऑर्गेनिज्म की एक विशेषता है, लेंथ ऑफ डीएनए। तो आपने देखा कि डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड का एक लॉन्ग पॉलीमर है। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट इन इट। डीएनए की लेंथ जो है वह नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पे डिपेंड करता है जो उसमें स्थित होता है। पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को हम बेस पेयर के रूप में कह सकते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का यह एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, अ बैक्टीरियोफेज known as 5x174 has 5386 nucleotides. बैक्टीरियोफेज जिसे हम 5x174 कहते हैं उसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक दूसरा बैक्टीरियोफेज है जिसे लैम्डा कहा जाता है, उसके पास 48,502 बेस पेयर हैं। ठीक है, एस्चेरिया कोलाई हैज 4.6 into 10 power 6 बेस पेयर and haploid content of human DNA is 3.3 into 10 power 9 बेस पेयर। तो आप देख रहे हैं कि एक बैक्टीरियोफेज जिसे 5x174 कहते हैं,
इसके पास 5386 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जबकि एक दूसरा बैक्टीरियोफेज है जिसे लैम्डा कहते हैं, इसके पास 48,502 बेस पेयर हैं। ठीक है, तो बेस पेयर के बेस पे, न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पे हम डीएनए के लेंथ को निर्धारित करते हैं, और यह डीएनए का लेंथ जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एस्चेरिया कोलाई की बात करें, ई कोलाई की, तो इसके पास नंबर ऑफ बेस पेयर है 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। एस्चेरिया कोलाई के पास 4.6 × 10⁶ बेस पेयर है। और ह्यूमन की बात करें तो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन्स के हैप्लॉइड में, जो हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए है, उसमें बेस पेयर होते हैं 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, तो यह आपको लर्न किए रहना है। यहां पे बेस पेयर के बारे में पूछा जा सकता है कि ई कोलाई के पास कितने बेस पेयर होते हैं, बैक्टीरियोफेज लैम्डा के पास कितने बेस पेयर हैं, 5×174 के पास न्यूक्लियोटाइड कितने हैं, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए में कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। ओके, लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर। ठीक है, आइए अब हम लोग ह्यूमन डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देखें ध्यान से। लेट अस recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain, DNA और RNA। ठीक है, तो आइए संक्षेप में हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए या आरएनए के बारे में बात करते हैं। लेट अस recapitulate the chemical structure of a polynucleotide chain। ठीक है, तो आइए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए या आरएनए के केमिकल स्ट्रक्चर को संक्षेप रूप में, रिकैपिटुलेट रूप में स्टडी करते हैं। और न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट हैं न्यूक्लियोटाइड के पास? पहला है और नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड है और पेंटोज शुगर, और थर्ड है फास्फेट ग्रुप। तो आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है आपका पेंटोज शुगर, और तीसरा है फास्फेट ग्रुप। अब पेंटोज शुगर जो हैं वे 2 प्रकार के होते हैं। राइबोस इन द केस ऑफ आरएनए, आरएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होता है वह होता है राइबोस, जबकि डीएनए के केस में जो पेंटोज शुगर होता है वह होता है डीऑक्सी राइबोस। राइबोस और डीऑक्सी राइबोस ये आपके पेंटोज शुगर हैं। राइबोस की फार्मूला की अगर बात किया जाए, राइबोस का फार्मूला क्या होता है, तो C5H10O5, C5H10O5 यह राइबोस का फार्मूला है। एक ऑक्सीजन कम होगा तो डीऑक्सी राइबोस हो जाएगा। C5H10O4 एक ऑक्सीजन कम हुआ तो डीऑक्सी राइबोस। तो अब आप देख रहे हो कि जो पेंटोज शुगर हैं यह 2 तरह के हैं, एक है राइबोस शुगर और एक है डीऑक्सी राइबोस शुगर। राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन कम होता है, एक ऑक्सीजन ज्यादा होता है डीऑक्सी राइबोस शुगर की तुलना में।
तो हम लोग पहले डीऑक्सीराइबोस शुगर की स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसका फार्मूला होता है C5H10O4। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर है आपका एक डीऑक्सीराइबोस शुगर का, जिसमें सेकेंड नंबर पे कार्बन के पास एक ऑक्सीजन कम हो जाता है। राइबोस के स्ट्रक्चर जब आप देखेंगे तो वहां पे सेकेंड नंबर कार्बन के पास एक ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा, यहां पे H की जगह OH रहेगा, यही डिफरेंट होगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो डीऑक्सीराइबोस शुगर है यह 5 कार्बन का रिंग है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, यह 4 कार्बन का रिंग आप देख रहे हैं और यह 5 कार्बन ऊपर है। ठीक, पहले नंबर वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, तीसरे नंबर वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है, 5वें नंबर वाले कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा है। तो पहले, तीसरे और 5वें कार्बन से OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। किसमें? डीऑक्सीराइबोस शुगर में। अगर राइबोस शुगर होगा तो पहले, दूसरे, तीसरे, 5वें में OH ग्रुप जुड़े रहेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से, राइबोस शुगर की अगर बात करें, राइबोस शुगर जिसका फार्मूला होता है C5H10O5, राइबोस C5H10O5, इसके फिगर में आप ध्यान दें तो आप देखें पहले नंबर कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, दूसरे नंबर वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, तीसरे नंबर वाले से OH जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। ठीक, डीऑक्सीराइबोस और राइबोस शुगर में एक ऑक्सीजन का अंतर है। राइबोस शुगर में आप देख रहे हैं दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन है, लेकिन डीऑक्सीराइबोस में दूसरे नंबर वाले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर आप ध्यान दें, क्योंकि आने वाले जो फास्फेट ग्रुप होंगे वह पहले वाले कार्बन से आके जुड़ेंगे, OH ग्रुप हटेंगे, यहां पे जुड़ेंगे, और फिर आप देखेंगे कि 5वें नंबर कार्बन का OH ग्रुप हटेगा और यहां पे आके एक फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा। तो पहले और 5वें नंबर से आके फास्फेट ग्रुप जुड़ेंगे। ठीक है, इसकी आगे चर्चा की जाएगी। तो अभी तक हमने बात की आपसे राइबोस और डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेट अस recapitulate द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA और RNA। ठीक है, तो आइए संक्षेप में हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन DNA RNA के केमिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। आपने देखा, और न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, एक न्यूक्लियोटाइड के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, पेंटोस शुगर होता है और फास्फेट ग्रुप होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस जो हैं वह 2 तरह के होते हैं। अभी आपने देखा पेंटोस शुगर 2 तरह के थे, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। पेंटोस शुगर 2 तरह के हो गए। अब नाइट्रोजनस बेस भी 2 तरह के होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। एक को कहा जाता है प्यूरिन्स, एक को कहते हैं पायरिमिडिन्स। तो नाइट्रोजनस बेस कितने टाइप के? 2 टाइप के। एक को कहेंगे प्यूरिन्स और दूसरे वाले को कहेंगे पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में कौन कौन आते हैं? तो प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन और गुआनिन। प्यूरिन के हिस्से हैं एडेनिन एंड गुआनिन, जिसको कैपिटल ए और कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेनिन और गुआनिन जो हैं प्यूरिन बनाते हैं, इनको प्यूरिन्स कहा जाता है। जो पायरिमिडिन्स हैं उसमें आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ये तीनों को पायरिमिडिन्स कहा जाता है, जिसको संक्षेप में कैपिटल C, कैपिटल U और कैपिटल T लिखा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स जो है, जो न्यूक्लियोटाइड चेन्स हैं, वह 2 तरह के न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस से बने हैं।
एक को कहते हैं प्यूरिन्स और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स में आते हैं एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडिन्स में आते हैं साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन्स। ठीक, आगे देखते हैं। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। तो साइटोसिन जो है, जो कि पायरिमिडिन है, वह आरएनए में भी पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है। तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ आरएनए एंड डीएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। जबकि थायमिन जो है केवल डीएनए में पाई जाती है। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। थायमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन जो है आरएनए में नहीं पाया जाता है। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थायमिन की जगह क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। देखें ध्यान से, साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए। साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। थायमिन केवल डीएनए में पाया जाता है। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। यूरेसिल जो है वह आरएनए में पाया जाता है थायमिन की जगह पे। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल पाया जाता है आरएनए में। किसकी जगह पे? थायमिन की जगह पे। थायमिन आरएनए में नहीं पाया जाता है, थायमिन डीएनए में पाया जाता है। ठीक है। साइटोसिन दोनों में पाया जाता है, आरएनए और डीएनए में। तो साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए एंड आरएनए एंड थायमिन इज प्रेजेंट इन डीएनए। यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमिन। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है यह जो नाइट्रोजनस बेस हैं वह पेंटोज शुगर से जुड़ते हैं। नाइट्रोजनस बेस का पेंटोज शुगर से जुड़ने के बारे में हम लोग बात करेंगे। नाइट्रोजनस बेस जो हैं, जो एडेनिन है, थायमिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ये जो नाइट्रोजनस बेस हैं यह पेंटोज शुगर से किस पोजीशन पे जुड़ते हैं, किस बांड से जुड़ते हैं, उनके लिंकेज को क्या कहते हैं, इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अ नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH ऑफ कार्बन नंबर 1 पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। देखिए ध्यान से, यह पेंटोज शुगर है 1 2 3 4 5, यह पेंटोज शुगर है। उसके कार्बन नंबर 1 से यह आपका नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहा है। यह भी आप पेंटोज शुगर है, इसके कार्बन नंबर 1 से जुड़ रहा है। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये आप देखें ध्यान से, हर जगह कार्बन नंबर 1 से ही आप देख रहे हैं नाइट्रोजनस बेस जुड़ रहे हैं। ठीक है। किसके प्लेस पे? OH के जगह पे। OH देखें, कार्बन नंबर 1 से OH जुड़ा हुआ है। कार्बन नंबर 1 पे OH जुड़ा हुआ है, यह हटेगा, इसके जगह पे आके नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। ठीक है। तो यह बातें कही जा रही हैं। और नाइट्रोजनस बेस इज लिंक टू द OH। नाइट्रोजनस बेस जो है, कार्बन नंबर 1 जो है पेंटोज शुगर का, जहां पे OH है वहां पे आके नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। ठीक है। थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो जो जुड़ रहे हैं इस जुड़ाव को कहेंगे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के OH प्लेस पे एक नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ता है। ठीक है। इस जुड़ाव को एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है।
एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। और इस तरह से बनता है न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? फॉर्म और न्यूक्लियोसाइड। अब देखो ध्यान से, ये न्यूक्लियोटाइड नहीं कह रहे हैं हम, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो जब एक पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड बना। सच एज एडेनोसिन, ठीक है, ठीक है, आर डी ऑक्सी एडिनोसिन, ठीक है। एडिनोसिन के जुड़ने से, एडेनिन के जुड़ने से एडेनोसिन बनेगा या डी ऑक्सी एडेनोसिन। जो न्यूक्लियोसाइड बनेंगे उसका नाम क्या होगा? एडिनोसिन आर डी ऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। एडेनोसिन कब होगा, डी ऑक्सी एडेनोसिन कब होगा? यह डिपेंड करेगा कि आपका पेंटोज शुगर कौन है। पेंटोज शुगर अगर राइबोज है तो एडेनोसिन, पेंटोज शुगर अगर डी ऑक्सी राइबोज है तो डी ऑक्सी एडेनोसिन, ठीक है। तो अगर राइबोज पेंटोज शुगर से एडेनिन जुड़ता है तो एडेनोसिन बनेगा। अगर डी ऑक्सी राइबोज शुगर से एडेनोसिन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है, तो डी ऑक्सी एडेनोसिन बनेगा, ठीक है। तो सच एज एडेनोसिन आर डी ऑक्सी एडेनोसिन, ग्वानोसिन आर डी ऑक्सी ग्वानोसिन, साइटिडीन आर डी ऑक्सी साइटिडीन, एंड यूरिडीन आर डी ऑक्सी थाइमिडीन, ठीक है। यूरिडीन या फिर डी ऑक्सी थाइमिडीन बनेगा। यह सब क्या होंगे? ये सब होंगे न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड राइबोज शुगर से या डी ऑक्सी राइबोज शुगर से एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल नाइट्रोजन बेस जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनता है, जिनका नाम आपने देखा एडेनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन या फिर डी ऑक्सी एडेनोसिन, डी ऑक्सी ग्वानोसिन, डी ऑक्सी साइटिडीन, डी ऑक्सी थाइमिडीन हुआ, ठीक। तो कार्बन नंबर 1 से अब जो है जुड़ चुके हैं, कार्बन नंबर 1 से जुड़ चुके हैं एक नाइट्रोजन बेस और बन गया है न्यूक्लियोसाइड। अब कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप के जगह पे एक फास्फेट ग्रुप आके जुड़ेगा 5 नंबर वाले कार्बन से, ठीक है। यह आपने पढ़ा था 5 नंबर वाले कार्बन के पास OH ग्रुप है, यह हटेगा, इसके जगह पे एक आके फास्फेट ग्रुप जुड़ेगा, ठीक है। अब उसकी बात हम लोग करेंगे, देखें ध्यान से। when a phosphate group is linked to OH of 5 number carbon of a nucleoside through phosphoester linkage, a corresponding nucleotide is formed, okay? तो अब आप देख रहे हो कि एक फास्फेट ग्रुप जो है वह 5वें नंबर कार्बन के OH ग्रुप के जगह पे आके जुड़ जाता है, जिससे न्यूक्लियोसाइड का नाम बदल के न्यूक्लियोटाइड हो जाता है। और यह जो जुड़ाव है इसे हम फास्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं, फास्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं। तो 5 नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप का जुड़ने से जो लिंकेज बनता है उसे फास्फोएस्टर लिंकेज कहते हैं। और इससे पहले आपने देखा था कार्बन नंबर 1 के OH की जगह पे नाइट्रोजनस बेस से जुड़ने से जो लिंकेज बना था उसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहे थे, उसे एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहे थे। और यहां पे हम कह रहे हैं फास्फोएस्टर लिंकेज।
अ करेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। ठीक है, अब जो है न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो शुगर के एक नंबर कार्बन से बेस जुड़ने से, नाइट्रोजनस बेस जुड़ने से न्यूक्लियोसाइड बनेगा। अब बेस जुड़ने के बाद यदि इसी से 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो अब इसको न्यूक्लियोसाइड न कह के अब इसको न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब इसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो यह जो फिगर आप देख रहे हैं यह एक न्यूक्लियोटाइड का फिगर है, जिसमें पहले नंबर कार्बन से एक नाइट्रोजन बेस जुड़ा है और 5वें नंबर कार्बन से एक फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। पहले नंबर कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जो है वो एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ है। 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट जो है वह फास्फोएस्टर लिंकेज से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो आपने देखा करेस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म आर डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ शुगर प्रेजेंट। अब यह डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड होगा कि न्यूक्लियोटाइड होगा, यह डिपेंड करता है कि कौन सा शुगर है उपस्थित। ठीक है, अगर राइबोस शुगर है तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगा। यह डिपेंड करता है कि कौन सा शुगर है। ठीक है, तो इस तरह से न्यूक्लियोटाइड बनेगा कि डी ऑक्सी न्यूक्लियोटाइड बनेगा, यह डिपेंड करेगा शुगर पे कि शुगर राइबोस है कि डीऑक्सी राइबोस है। आगे देखें ध्यान से, द टू न्यूक्लियोटाइड। अब यह दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे। दो न्यूक्लियोटाइड देखें ध्यान से, जैसे यह न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा है, यह आपका पेंटोज शुगर था जिसके पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस, 5वें कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है। उसी तरह यह बगल वाला भी शुगर है, उससे भी एक नंबर से नाइट्रोजन बेस, 5 नंबर से फास्फेट ग्रुप जुड़कर एक न्यूक्लियोटाइड बना लिया है। इस तरह से जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे, कहां पे? तीसरे नंबर वाले कार्बन से और 5वें नंबर वाले कार्बन से। द टू न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू। जब दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक होंगे, किसके थ्रू? 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म अ डाई न्यूक्लियोटाइड। तो इस तरह से यह डाई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा इन दो लोगों के जुड़ने से। ठीक है, और यह 3 और 5 पोजीशन पे आपस में जुड़ गए हैं, तो इसे हम कहेंगे 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, तो इस तरह से 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू डाई न्यूक्लियोटाइड बन गए। इसी तरह से एक और आके जुड़ जाएगा 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज से, तो ट्राई न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। इस तरह और जुड़ जाएगा तो जुड़ते जुड़ते पॉली न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो आप यह फिगर जो देख रहे हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन, यह एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चैन है जिसमें न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते चले जा रहे हैं 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू। ठीक है, तो 2 न्यूक्लियोटाइड आर लिंक थ्रू 3 to 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाई न्यूक्लियोटाइड। More nucleotide can be joined in such manner to form polynucleotide। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड इसी मैनर में जुड़ते चले जाएंगे और बनेगा एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। ठीक है, तो यह फिगर आप देख रहे हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का। A polymer thus form has at one end। पॉलीमर जब बन जाएगा तो इसका एक किनारा कैसा होगा, इसका एक इंड कैसा होगा। पॉलीमर बन गया तो इस पॉलीमर का एक किनारा कैसा होगा, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं।
हम लोग बात कर रहे हैं 5 इंड की और 3 इंड की। A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety at 5 end। 5 इंड पे आप देखें इस पॉलीमर के, ठीक है, एक फास्फेट का इंड रह जाता है, एक हिस्सा रह जाता है, ठीक है। तो अ पॉलीमर दिस फॉर्म, यह जो पॉलीमर बना है, जो पॉलीमर का फॉर्मेशन हुआ है, इसके 5वें, अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज एट वन इंड, इस पॉलीमर के एक किनारे पर, एक इंड पे, अ फ्री फास्फेट मोइटी, एक फ्री फास्फेट मोइटी है, एक फास्फेट का हिस्सा है एट 5 इंड, और इसी को क्या कहेंगे? 5 इंड कहेंगे, ठीक है। आप राइबोस शुगर, राइबोस शुगर के 5 इंड पे एक, ठीक है, फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है 5 इंड पे, विच इज फॉर्म एज 5 इंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का 5 इंड बनाएगा। इसी तरह से इधर की अगर बात की जाए, दूसरे इंड की, इस साइड में, सिमिलरली एट द अदर इंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोस हैज ए फ्री 3 इंड OH ग्रुप विच इज रिफर्ड टू एज 3 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। यहां पे आप देख रहे हैं 3 कार्बन से एक OH ग्रुप फ्री है। अदर इंड ऑफ द पॉलीमर द राइबोज हैज ए फ्री 3 इंड OH ग्रुप। दूसरे तरफ आप देख रहे हैं राइबोज ग्रुप के 3 इंड पे, 3 कार्बन पे OH ग्रुप फ्री है, विच इज रिफर टू एज 3 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। इसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का 3 इंड कहते हैं, ठीक है। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के 2 इंड होते हैं, एक होता है 3 इंड और एक होता है 5 इंड। 3 इंड में कार्बन नंबर 3 से OH ग्रुप फ्री होता है, और 5 इंड में कार्बन नंबर 5 से फास्फेट ग्रुप फ्री होता है, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन में 2 इंड होते हैं, एक होता है 5 इंड और एक होता है 3 इंड, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? हाँ। अ पॉलीमर दस फॉर्म हैज ए 1 इंड ऑफ फ्री, ठीक है, फास्फेट मोइटी, एक सिरे पर फास्फेट का एक हिस्सा पड़ा हुआ है, ठीक है। फास्फेट मोइटी, मोइटी मतलब हाफ रेसिड्यू, अवशेष हिस्सा, ठीक है। फास्फेट मोइटी एट 5 इंड ऑफ शुगर विच इज रिफर टू एज 5 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, ठीक है, जिसे हम 5 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन कहते हैं। इसी तरह से सिमिलरली एट द अदर इंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज अ फ्री OH, ठीक है। पॉलीमर के दूसरे सिरे पर OH ग्रुप फ्री है 3 नंबर वाले कार्बन से। एट द अदर इंड ऑफ पॉलीमर द शुगर हैज ए फ्री OH ऑफ 3 कार्बन ग्रुप विच इज रिफर्ड टू एज 3 इंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन, ठीक है। उसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का 3 इंड कहते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के 2 इंड होते हैं, एक 5 इंड होता है और एक 3 इंड होता है। 5 इंड में 5वें नंबर कार्बन से, शुगर के 5वें नंबर कार्बन से एक फास्फेट ग्रुप का हिस्सा होता है, और 3 इंड पे शुगर के तीसरे नंबर वाले कार्बन से एक OH ग्रुप फ्री होता है। द बैकबोन ऑफ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फास्फेट। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का जो बैकबोन होता है, जो मजबूती देने वाला पार्ट होता है, बैकबोन होता है, वह शुगर और फास्फेट की वजह से होता है। जैसे आप सीधे खड़े हैं, सीधे बैठे हैं, तो आपके बॉडी में भी एक बैकबोन है जिसकी वजह से आप सीधे हैं। आपको एक फोर्स मिल रहा है सीधे खड़े होने के लिए,
उसी तरह से एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का स्ट्रक्चर मिलने के लिए बैकबोन की जरूरत होती है, और वह बैकबोन बनाता है सुगर और फास्फेट। द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू सुगर एंड फास्फेट्स। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू सुगर, जो नाइट्रोजनस बेस हैं प्यूरिन और प्राइमिडीन, जो कि शुगर से जुड़ते हैं, शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन, यह भी बैकबोन में अपनी आधी हिस्सेदारी देते हैं। मोइटी प्रोजेक्ट हाफ पार्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, उसको बैकबोन, उसको मजबूती कौन कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो आप देख रहे हैं शुगर, फास्फेट, और यहां तक कि शुगर से जुड़ा हुआ नाइट्रोजनस बेस भी बैकबोन प्रोवाइड कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड को। ठीक है, तो द बैकबोन ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन इज फॉर्म ड्यू टू शुगर एंड फास्फेट्स। द नाइट्रोजनस बेस लिंक टू शुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। फिगर नंबर 5.1। ठीक है, तो फिगर नंबर 5.1 की बातें कह रहा है, जिसके बारे में हमने आपको डिस्कस किया है। इस फिगर को हमने दिखाया था, फिर से आप इस फिगर को देख लें। आप देख रहे हैं कि यह एक शुगर है, 5 कार्बन का शुगर है। इस शुगर में आप देख रहे हैं कि पहले नंबर कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ा हुआ है, 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो जब एक शुगर से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और जब इसी से 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। ठीक है, जब इसी तरह से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में तीसरे नंबर कार्बन और 5वें नंबर कार्बन से आपस में जुड़ जाते हैं 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के थ्रू, तो डाई न्यूक्लियोटाइड बनता है। और इसी तरह से बहुत सारे आपस में जुड़ जाएंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के, ठीक है, एक हिस्से पर, एक सिरे पर 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप का एक हिस्सा फ्री होता है, इसलिए इसे 5 इंड कहा जाता है। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन का तीसरे नंबर कार्बन का OH ग्रुप फ्री होता है, इसलिए इसको एक 3 इंड कहा जाता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड में पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के 2 इंड होते हैं, एक होता है 5 इंड और एक होता है 3 इंड। ठीक है, शुगर से नाइट्रोजनस बेस जो जुड़ते हैं उस जुड़ाव को यानी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, और 5वें नंबर कार्बन से फास्फेट ग्रुप जो जुड़ते हैं उसे फास्फोएस्टर लिंकेज कहा जाता है। और जब दो न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं तो इसे 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज कहा जाता है। यहां तक सबको क्लियर होगा? स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। बात अब करते हैं आरएनए की। अभी तक जो भी हमने बातें कहा वह डीएनए की कहा, अब हम लोग थोड़ी बात करते हैं आरएनए की। ध्यान से समझिएगा। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन इन द राइबोस। आरएनए में सारी व्यवस्थाएं डीएनए की तरह होती है, केवल एक चेंज यह होता है कि कार्बन नंबर 2 पे, राइबोस में कार्बन नंबर 2 पे एक OH ग्रुप जुड़ जाता है। यस तो होता ही है, केवल O बढ़ जाता है, यह होता है। फिगर आप देखें, राइबोस में जो कि आरएनए के बनने में पार्टिसिपेट करेगा, इसमें सारी व्यवस्थाएं जो है न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू की तरह है, केवल कार्बन नंबर 2 से एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है,
मतलब कार्बन नंबर 2 से जो H जुड़ा हुआ था अब यहां पर OH हो जाएगा, राइबोज में एक ऑक्सीजन बढ़ जाएगा और फार्मूला C5H10O5 हो जाएगा। तो आपने देखा इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट सेकेंड पोजीशन इन द राइबोस। ठीक है, राइबोस के सेकेंड पोजीशन पे एक एडिशनल OH ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, तो आरएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष के राइबोस की सेकेंड कार्बन पोजीशन पर एक अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्थित होता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। आरएनए में आपने पढ़ा कि थाइमीन नहीं पाया जाता है, इसके जगह पे यूरेसिल पाया जाता है। ऑल्सो इन आरएनए द यूरेसिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमीन। थाइमीन की जगह आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 5 मिथाइल यूरेसिल जो है थाइमीन का एक दूसरा रासायनिक नाम है। आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल मिलता है और 5 मिथाइल यूरेसिल थाइमीन का एक दूसरा रासायनिक नाम है। 5 मिथाइल यूरेसिल अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमीन। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं डीएनए के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, डीएनए के बारे में देखते हैं ध्यान से। हाँ तो स्टूडेंट्स, डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस। डीएनए क्या है? डीएनए एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए जो होता है वह एसिडिक सब्सटेंस है, यह एसिड की तरह बिहेव करता है। डीएनए न्यूट्रल नहीं है, डीएनए बेसिक नहीं है। डीएनए जो है एक एसिडिक सब्सटेंस है। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, was first identified by फेडरिक मिक्सचर इन 1869। ठीक है, तो फेडरिक मिक्सचर के द्वारा 1869 में न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को आइडेंटिफाइड किया गया था। फेडरिक मिक्सचर ने 1869 में न्यूक्लियस में मिलने वाले एसिडिक सब्सटेंस डीएनए की खोज की थी। डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फेडरिक मिक्सचर इन 1869। ही नेम इट एज न्यूक्लिन। उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? न्यूक्लिन दिया था। ठीक है, फेडरिक मिक्सचर ने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। हाउएवर ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन, ठीक है, फिर भी टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से इसे डीएनए से बाहर, इसे न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाना, इसको अलग किया जाना संभव नहीं हो पाया। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेटिंग सच ए लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इस लंबे पॉलीमर को, मतलब डीएनए को आइसोलेट करना, अलग निकाल लेना संभव नहीं था। क्यों संभव नहीं था? टेक्निकल लिमिटेशन थे। उस समय वह सुविधाएं नहीं थी जिससे हम न्यूक्लियस से डीएनए को अलग कर लें। तो टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से डीएनए को आइसोलेट नहीं किया जा सका। ड्यू टू टेक्निकल लिमिटेशन इन आइसोलेशन सच अ लॉन्ग पॉलीमर इंटैक्ट, द इलूसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड
इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि काफी लंबे समय बाद इस डीएनए को इलुसिडेट किया गया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाई। ऐसे लंबे पॉलीमर को तकनीकी कमियों के कारण अलग करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। द इलुसिडेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रिमेन्ड इल्यूसिव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत लंबे समय तक इस डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि इसको आइसोलेट करना, इसको अलग करना टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से संभव नहीं था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फ्रेडरिक मेस्चर ने 1869 में न्यूक्लियस में मिलने वाले एसिडिक सब्सटेंस डीएनए की खोज की थी और उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन दिया था। और ऐसे लॉन्ग पॉलीमर, ठीक है, लॉन्ग पॉलीमर को टेक्निकल कमियों के कारण आइसोलेट करना कठिन था। इस कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। ठीक है, अब टाइम बीतता गया, समय आया। इट वॉज ओनली इन 1953। ठीक है, अब समय आ गया 1953। फ्रेडरिक मिस्चर ने 1869 में यह बता दिया था कि केंद्रक के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है जो कि एसिडिक है, लेकिन इसको निकाल पाना संभव नहीं था। समय आया 1953। इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, साइंटिस्ट कौन थे? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक थे। समय था 1953। बेस्ड ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रसेल एंड फ्रैंकलिन, आप देख रहे हैं कि इस डीएनए का एक्सरे किया गया है। इस डीएनए का एक्सरे किया गया किसके द्वारा? मॉरिस विल्किंस और रसेल एंड फ्रैंकलिन के द्वारा। मॉरिस विल्किन और रसेल एंड फ्रैंकलिन ने इस डीएनए का एक्सरे किया और उस एक्सरे के डाटा के बेस पे, उस एक्सरे में जो दिख रहा था, जो डिफ्रैक्शन था, जो डाटा मिला था उस एक्सरे से, उसके बेस पे 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रेडरिक क्रिक ने proposed a very simple but famous double helix model of the structure of DNA. एक वेरी सिंपल बट फेमस डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रस्तुत किया गया जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि मैरिस विल्किंस और रोजलैंड फ्रैंकलिन ने डीएनए का एक्सरे किया और इस एक्सरे के डाटा के बेस पे, ऑन द एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा प्रोड्यूस्ड बाय मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक प्रपोज a simple but famous double helix model of the structure of DNA. ठीक है, इस स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का जो मॉडल दिया था वो छपा था किस जर्नल में? नेचर में, अप्रैल के इशू में। अप्रैल जो एडिशन था, अप्रैल का जो इशू छपा था जनरल नेचर का, उसमें यह छपा था। It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on the X-ray diffraction data,
produced by Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, propose a very simple but famous double helix model for the structure of DNA. ठीक है, और इसे छापा गया था जनरल में, जिसका नाम था नेचर, और यह इशू हुआ था अप्रैल के एडिशन में. ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं. स्टूडेंट, नोबेल प्राइज मिला था इनको, नोबेल प्राइज. फ्रांसिस क्रिक, वाटसन, बेलकिंस, इन लोगों को नोबेल प्राइज मिला था डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के लिए. नोबेल प्राइज इनको मिला था. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन was base pairing between the two strand of polynucleotide chain. ठीक है, वन ऑफ द हॉलमार्क. अब आप देख रहे हैं यह एक पहचान बन गया है, हॉलमार्क बन गया है, हॉलमार्क, पहचान, सैंपल. ठीक है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. ठीक है, तो यह दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के जो दो स्टैंड हैं, ये आपस में पेयरिंग करते हैं. पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो स्टैंड आपस में पेयरिंग करते हैं, आपस में लिपट जाते हैं. यह उनकी पहचान है, हॉलमार्क है. ठीक है, देखें फिगर, आप देखें, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का एक चेन आप देख रहे हैं. यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा चेन है, यह पॉलीन्यूक्लियोटाइड का दूसरा चेन है, यह पहला. ठीक है, यह चेन है. यह दोनों जो चेन हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड के, यह आपस में लिपट जाते हैं. यह उनकी पहचान है. यह है आपका डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया था 1953 में. आइए पढ़ते हैं उनके बारे में, देखें ध्यान से. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. तो आप देख रहे हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के दो जो स्टैंड हैं, उनके बीच में बेस पेयर की उपस्थिति एक बहुत बड़ा प्रमाणित श्रृंखला है. वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन वाज बेस पेयरिंग बिटवीन द टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन. हाउएवर, फिर भी दिस प्रोपोजिशन वाज आल्सो बेस्ड ऑन the observation of Erwin Chargaff that for a double standard DNA. फिर भी यह जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह एरविन चारगाफ के जो ऑब्जर्वेशन थे उसको फॉलो करता है. एरविन चारगाफ ने जो अपनी थियरी दी थी, उस थियरी को, उस रूल को डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है फॉलो करता है, उस पर आधारित है. एरविन चारगाफ ने क्या बातें कही थी जिसको डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए फॉलो कर रहा है? उन्होंने कहा था द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटोनिन आर कांस्टेंट. एरविन चारगाफ ने अपने थियरी में कहा था कि एडेनिन थाइमिन का जो रेशियो है, ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो जो है वह कांस्टेंट होगा, इक्वल होगा. एरविन चारगाफ, 1950 की बात है. डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल 1953 में दिया गया था, 1953 में. लेकिन उससे पहले 1950 में एरविन चारगाफ ने अपना रूल दिया था. उन्होंने कहा कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होते हैं.
पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में एडेनिन हमेशा थाइमिन के बराबर होते हैं, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के बराबर होते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि प्यूरिन्स जो होते हैं वह पिरिमिडिन्स के बराबर होते हैं। एडेनिन थाइमिन के बराबर होगा, ग्वानिन साइटोसिन के बराबर होगा। एडेनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यह जो होगा इज अ स्पेसिफिक फॉर स्पीसीज। किसी भी स्पीसीज के लिए यह फिक्स होगा। स्पीसीज चेंज करेंगे तो A प्लस टी बाई जी प्लस सी का रेशियो बदल जाएगा। यह किसी भी स्पीसीज के लिए फिक्स होगा। A प्लस टी इज नॉट इक्वल टू जी प्लस सी। A प्लस टी जो होगा, एडेनिन थाइमिन का एडिशन जो होगा, जो योग होगा, वह G प्लस सी के योग के बराबर नहीं होगा। यह बातें इरविन चारगाफ ने 1950 में दी थी। तो 1953 में जो डबल हेलिक्स मॉडल डीएनए का दिया गया था, वह इरविन चारगाफ के रूल को फॉलो करता है। ठीक है, देखते हैं आगे। आपने देखा कि डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया गया है वह हॉलमार्क है, वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ देयर प्रोपोजिशन ऑफ बेस पेयरिंग बिटवीन टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो स्टैंड का जो बेस पेयर जुड़े हुए हैं, उनके पोजीशन की एक पहचान है। फिर भी यह प्रोपोजिशन जो है यह आधारित है इरविन चारगाफ के रूल पे। डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए जो दिया गया है, द रेशियो बिटवीन एडेनिन एंड थाइमिन एंड ग्वानिन एंड साइटिन आर कांस्टेंट एंड इक्वल वन। द बेस पेयरिंग confers a very unique property to polynucleotide chain। अब आप देख रहे हैं कि जो बेस पेयरिंग है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, यह एक यूनिक प्रॉपर्टी है। द बेस पेयरिंग कन्फर्म, बेस पेयरिंग जो है यह कन्फर्म करता है। इट इज अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का यह एक यूनिक प्रॉपर्टी है। द बेस पेयरिंग कन्फर्म्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ये जो बेस पेयरिंग है एक स्टैंड का दूसरे स्टैंड का, वह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री इसका मतलब है कि प्यूरिन पेयर विथ पिरिमिडिन। ठीक है, प्यूरिन जो पेयर हैं वह पिरिमिडिन्स के साथ पेयर बनाएंगे। प्यूरिन पिरिमिडिन्स की पेयरिंग जो होगी प्यूरिन में एडेनिन ग्वानिन पेयर और पिरिमिडिन में साइटोसिन थाइमिन आएंगे। अ पेयर विथ थाइमिन, ठीक है, अ पेयर विथ थाइमिन, एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन। एडेनिन जो है थाइमिन के साथ पेयर बनाएगा। एडेनिन किसके साथ बनाएगा? थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन जो है साइटोसिन के साथ पेयर बनाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसी को कंप्लीमेंट्री कहेंगे। तो अगर आपको एक स्टैंड के नाइट्रोजन बेस पता है तो आप दूसरे स्टैंड के नाइट्रोजन बेस को बता देंगे, क्योंकि आपको पता है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़ेगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो अगर आपको एक स्टैंड का पता हो गया कि इधर एडेनिन है, तो आप जान जाएंगे कि दूसरे उसके सामने वाला थाइमिन होगा।
अगर इधर थाइमीन है तो सामने वाला एडेनिन होगा, अगर इधर ग्वानिन है तो सामने वाला साइटोसिन होगा, अगर सामने साइटोसिन है तो उसके सामने वाला ग्वानिन होगा। दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। द बेस रेशियो एडेनिन प्लस थाइमीन अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन में वेरी इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप देख रहे हैं द बेस पेयरिंग कन्फर्म्स अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो जो बेस पेयरिंग है वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक विशेष, एक यूनिक प्रॉपर्टी है। बेस पेयरिंग, जो बेस आपस में पेयर बना रहे हैं, वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का एक यूनिक प्रॉपर्टी है। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। यह एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। बेस पेयर एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का क्या मतलब है, समझिए ध्यान से। कॉम्प्लीमेंट्री, नंबर 1 प्यूरिन्स, जिसमें एडेनिन ग्वानिन आते हैं। पायरिमिडिन्स, जिसमें साइटोसिन थाइमीन आते हैं। तो प्यूरिन पेयर विथ पायरिमिडिन्स, प्यूरिन जो है वह पायरिमिडिन्स के साथ पेयर बनाते हैं। अ पेयर विथ एडेनिन, एडेनिन पेयर विथ थाइमीन, एडेनिन जो है थाइमीन के साथ पेयर बनाएगा। एडेनिन जो है थाइमीन के साथ पेयर बनाएगा 2 हाइड्रोजन बांड से। ये जो है टी से जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बांड से। एंड ग्वानिन पेयर विथ साइटोसिन, ग्वानिन जो है साइटोसिन से पेयर बनाएगा 3 हाइड्रोजन बांड से। तो जी जो है वह सी से जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बांड से। तो इस तरह से अगर आपको पता है कि प्यूरिन जो है पिरिमिडिन के साथ पेयर बनाते हैं, एडेनिन थाइमीन से जुड़ता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है, थाइमीन एडेनिन से जुड़ता है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ता है, तो अगर एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बेस पेयर आपको पता हो तो आप दूसरे न्यूक्लियोटाइड चेन के बेस पेयर को बता सकते हैं। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्टैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन अदर स्टैंड कैन बी प्रिडिक्टेड। ठीक है, तो अगर एक स्टैंड का सीक्वेंस हमें पता हो जाए तो हम दूसरे स्टैंड के सीक्वेंस को बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब बेस रेशियो, बेस रेशियो की अगर बात की जाए, एडेनिन प्लस थाइमीन, ठीक है, अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन में वेरी इन डीएनए ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ग्रुप के ऑर्गेनिज्म में यह रेशियो बदलता रहता है, बट इट कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर स्पीसीज। लेकिन एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए रेशियो कांस्टेंट रहता है। एडेनिन प्लस थाइमीन अपॉन साइटोसिन प्लस ग्वानिन का जो रेशियो है ये एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए कांस्टेंट है, बट डिफरेंट ग्रुप के ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी करता है, चेंज होता रहता है। तो आपने देखा कि डीएनए की जो प्रॉपर्टी है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स प्रॉपर्टी आप पढ़ रहे हैं। द बेस पेयरिंग कन्फर्म अ वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड देयरफॉर इफ द सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन वन स्टैंड इज नो देन द सीक्वेंस इन अदर स्टैंड प्रिडिक्टेड। तो बेस पेयर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक खास विशेषता है कि ये जो चेन है वे एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए एक स्टैंड पर स्थित बेस पेयर, बेस सीक्वेंस के बारे में जानकारी होने पर दूसरे स्टैंड के बेस सीक्वेंस की कल्पना कर सकते हैं। ऑल्सो इफ ईच स्टैंड फ्रॉम डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड। ठीक है, इसके अलावा एक स्टैंड जो है
वह दूसरे स्टैंड के बनने के समय टेम्पलेट का काम करता है। इफ ईच स्टैंड फ्रॉम ए डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, डीएनए का हर स्टैंड जो है वह टेम्पलेट का काम करता है नया स्टैंड बनने के लिए। तो जो डीएनए का स्टैंड टेम्पलेट की तरह काम करेगा उसे हम पेरेंटल डीएनए कह सकते हैं, और जो नया स्टैंड बनेगा उसे हम डॉटर डीएनए कहेंगे। आल्सो इफ ईच स्टैंड फ्रॉम अ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड, लेट अस कॉल इट एज अ पेरेंटल डीएनए। ठीक है, तो जो टेम्पलेट का काम करेगा उसे हम पेरेंटल डीएनए कहेंगे, और जो न्यू स्टैंड बनेगा द न्यू डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेट अस कॉल देम एज डॉटर डीएनए, तो उसे हम डॉटर डीएनए कहेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो डीएनए स्टैंड है यह टेम्पलेट की तरह वर्क करते हैं, और इनसे नए डीएनए स्टैंड तैयार होते हैं। तो जो टेम्पलेट की तरह डीएनए काम करते हैं उन्हें पेरेंटल डीएनए कहते हैं, और जो नया डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनता है उसे डॉटर डीएनए कहते हैं। दस प्रोड्यूस वुड बी आइडेंटिकल टू द पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल। तो इस तरह से जो डॉटर डीएनए बनेगा वह पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का आइडेंटिकल होगा। तो यदि डीएनए के स्टैंड नए स्टैंड के फॉर्मेशन है तो टेम्पलेट का कार्य करते हैं, और इस तरह से डबल स्टैंडर्ड डीएनए का निर्माण होता है जो पेरेंटल डीएनए अणु के समान होते हैं। और इस प्रकार इस कारण जो है बिकॉज ऑफ दिस जेनेटिक इम्प्लीकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। ठीक है, इस कारण से जेनेटिक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, निर्माण के बारे में एकदम क्लियर कट जानकारी है। बिकॉज ऑफ दिस, इस कारण से द जेनेटिक इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बिकम वेरी क्लियर। जेनेटिक इम्प्लीकेशंस जो हैं डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में वह बहुत स्पष्ट जानकारी इससे मिल सकी। तो इस कारण जेनेटिक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी मिल सकी। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आर एस फॉलो। जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया गया था वाटसन क्रिक के द्वारा 1953 में, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उनका साइलेंट फीचर क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जो मॉडल दिया गया था उसकी पहली विशेषता है नंबर 1, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से बना हुआ है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। फिगर देखें ध्यान से आप, साइलेंट फीचर इसका क्या है। तो पहला फीचर है ये जो मॉडल दिए गए हैं 1953 में, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। देखें ध्यान से, यह फिगर है आपका 5.2, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। साइलेंट फीचर इसका क्या है, नंबर 1, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से बना हुआ है। देखें, यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है और यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन है। यह 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन से बना है, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूएंट बाय शुगर फास्फेट। ठीक है, यहां जो बैकबोन बन रहा है वो शुगर फास्फेट से बना है। देखें ध्यान से, यह शुगर है, फास्फेट है, शुगर है, फास्फेट है, शुगर है, फास्फेट है। नीचे देखें, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट। इस तरह से यह बैकबोन बन रहा है। बैकबोन जो बन रहा है इस डबल हेलिक्स मॉडल का शुगर फास्फेट के द्वारा बन रहा है, वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूएंट बाय शुगर फास्फेट एंड द बेस प्रोजेक्टेड इनसाइड। और बेस जो है वह अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है। इधर देखें, यह बेस जो है इस साइड से अंदर, इस साइड से अंदर।
बेस जो हैं अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं। यह पहला फीचर है। पहला फीचर है आपका, इट इज मेड ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंस्टिट्यूटेड बाय सुगर फास्फेट चेन, ठीक है, एंड द बेसेस प्रोजेक्ट इनसाइड, बेस जो है अंदर की तरफ है, ठीक। सेकेंड, द 2 चैन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दोनों चैन हैं उनकी पोलैरिटी जो है वो एंटी पैरेलल है। अब क्वेश्चन है कि एंटी पैरेलल का मतलब क्या है। एक जो चैन है वो 5 to 3 है और दूसरा चैन जो है वो 3 to 5 है। इसको हम कहेंगे एंटी पोलैरिटी। तो द 2 चैन हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी, दोनों चैन जो है एंटी पैरेलल पोलैरिटी शो कर रहे हैं। इट मींस इफ वन चैन हैज पोलैरिटी 5 to 3, द अदर हैज 3 to 5। यदि एक 5 to 3 है तो दूसरा 3 to 5 है। यह सेकेंड साइलेंट फीचर है। थर्ड, द बेसेस इन 2 स्टैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, बेसेस जो हैं दोनों स्टैंड के वह हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देखा ध्यान से, यह बेसेस जो आप देख रहे हैं जो इनसाइड हैं वह हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एडेनिन थाइमिन से जुड़ा हुआ है और थाइमिन एडेनिन से जुड़ा हुआ है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा हुआ है, साइटोसिन ग्वानिन से जुड़ा हुआ है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो आप यहां देख रहे हैं कि एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन ग्वानिन से, ग्वानिन साइटोसिन से और साइटोसिन ग्वानिन से, अर्थात प्यूरिन pyrimidine से जुड़ा हुआ है। द बेसेस ऑफ 2 स्टैंडर्ड स्टैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर, ठीक है। यहां पे आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड से बेसेस जुड़ के बेस पेयर बना रहे हैं। एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विथ थाइमिन, एडेनिन जो है थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है फ्रॉम अपोजिट स्टैंड एंड वाइस वर्सा, और थाइमिन भी एडेनिन के साथ बना रहा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एक स्टैंड का एडेनिन दूसरे स्टैंड के थाइमिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो उसी स्टैंड का थाइमिन जो है दूसरे स्टैंड के एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद साइटोसिन विद 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन जो है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना रहा है, ठीक है। और साइटोसिन ग्वानिन से भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बना रहा है। एज अ रिजल्ट ऑलवेज अ प्यूरिन कम अपोजिट टू पायरिमिडीन, इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमेशा प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन्स है, प्यूरिन के सामने पायरिमिडिन्स आ रहे हैं। दिस जनरेट्स अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टैंड ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। इसकी वजह से दोनों जो हेलिक्स बन रहे हैं उनके बीच की दूरियां जो हैं बराबर रहती हैं। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्टैंड ऑफ द हेलिक्स, इसकी वजह से हेलिक्स के दोनों स्टैंड की दूरियां जो हैं समान होती हैं। तो आप डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में देख रहे हैं कि यह जो है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स का बना है, जिसका बैकबोन जो है फास्फेट शुगर बना रहे हैं और बेस जो है वह अंदर की तरफ प्रोजेक्टेड है, ठीक। दोनों जो श्रृंखलाएं हैं, दोनों जो चेन्स हैं वह एंटी पैरेलल हैं, इनकी पोलैरिटी अलग है। एक चेन की पोलैरिटी 5 to 3 की ओर है तो दूसरे की 3 to 5 की ओर है, ठीक। दोनों स्टैंड के बेस पेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं, ठीक है। एडेनिन थाइमिन
से जुड़ रहा है, जो कि अलग अलग स्टैंड पे हैं। ये आपस में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक इसी तरह से ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, इसका मतलब है कि हमेशा प्यूरिन के विपरीत दिशा में पायरिमिडिन्स होते हैं। ठीक है, इससे हेलिक्स के दोनों स्टैंड के बीच की लगभग दूरियां जो होती हैं वो समान बनी रहती हैं। ठीक है, दोनों हेलिक्स के बीच की दूरियां लगभग क्या होती हैं? समान बनी रहती हैं। यहां तक क्लियर है सबको? आगे देखते हैं। द टू चैन आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। यह दोनों चैन जो हैं वह राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होते हैं, लिपटते हैं। दक्षिणावर्ती दिशा में यह दोनों चैन आपस में लिपटते हैं। ठीक है, यह आपस में जो दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन हैं वह, ठीक है, राइट हैंडेड फैशन में आपस में लिपटते हैं। द टू चैन आर क्वाइल्ड इन ए राइट हैंडेड फैशन। राइट हैंडेड फैशन में ये दोनों चैन आपस में लिपटते हैं। ठीक है, राइट हैंडेड फैशन की अगर बात किया जाए, देखें ध्यान से, राइट हैंडेड डीएनए इज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फॉर्म in which the two standard are DNA twist around each other in a right-handed manner to form double helix। ठीक है, तो राइट हैंडेड मैनर में, दक्षिणावर्ती दिशा में, राइट हैंडेड मैनर में डीएनए के दोनों हेलिक्स आपस में लिपटते हैं। राइट हैंडेड डीएनए इज अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल फॉर्म in which the two strand of DNA twist around each other in a right-handed manner to form double helix। ठीक है, तो राइट हैंडेड हेलिक्स कौन कौन बनाते हैं? ए डीएनए और बी डीएनए राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं। और आप पढ़ रहे हैं वाटसन और क्रिक के द्वारा दिए गए मॉडल के बारे में, जो कि बी डीएनए था। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए मॉडल दिया था वो बी डीएनए था, जो कि राइट हैंडेड हेलिक्स है। ए डीएनए भी राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। एक जेड डीएनए होता है जो कि लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करता है। जेड डीएनए जो है वह लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करते हैं अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन में। वाटसन और क्रिक ने जो डीएनए को रिकॉग्नाइज किया था वो बी डीएनए था। टाइप्स ऑफ डीएनए की बात करें तो डीएनए जो होते हैं वो ए बी सी डी जेड होते हैं। ए बी सी डी जेड टाइप के होते हैं डीएनए। राइट हैंडेड हेलिक्स वाले डीएनए ए डीएनए और बी डीएनए होते हैं। जेड डीएनए जो होता है वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स बनाता है अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आपने देखा कि, देखे ध्यान से, द टू चैन आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड फैशन। दोनों चैन जो हैं वह राइट हैंडेड फैशन में क्वाइल्ड होते हैं। द पिच ऑफ द हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर। जो हेलिक्स की पिच होती है वह 3.4 नैनोमीटर की होती है। ठीक है, जो आपस में जब मुड़ रहे हैं, राइट हैंडेड फैशन में मुड़ रहे हैं, क्वाइल्ड हो रहे हैं, ठीक है, तो इनके बीच में जो पिच बन रहा है हेलिक्स का, उनकी बीच की दूरी 3.4 नैनोमीटर है। और इस 3.4 नैनोमीटर के बीच में 10 बेस पेयर आ रहे हैं। आप कह सकते हैं पिच ऑफ हेलिक्स कितनी है, तो 3.4 नैनोमीटर है। इसको एंगस्ट्राम में चेंज करेंगे तो 34 एंगस्ट्राम आएगा। 34 एंगस्ट्राम आएगा। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे आपको पता है। 3.4 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10 पावर 9, ठीक है, 10 पावर 9 होता है। ठीक है, 10 पावर -9,
नैनोमीटर होता है तो यह हो जाएगा आपका 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो यह मीटर हो गए। उसके बाद जो है यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाओगे तो एक माइनस और बढ़ जाएगा, यह हो जाएगा 34 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और 10⁻⁻10 मीटर को ही एंगस्ट्राम कहते हैं, यह 34 एंगस्ट्राम हो जाएगा। तो 3.4 नैनोमीटर कहें या 34 एंगस्ट्राम कहें, सेम बात है। और इस 3.4 नैनोमीटर जो कि एक पिच की दूरी है, इसके बीच में 10 बेस पेयर आते हैं। ठीक है, तो द टू चैन आर क्वाइल इन ए राइट हैंडेड फैशन, द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, अ नैनोमीटर इज 1th बिलियंथ ऑफ अ मीटर। नैनोमीटर जो होता है वह मीटर का 1 बिलियंथ होता है, दैट इज 10⁻⁹ मीटर होता है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न, और हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। प्रत्येक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेस पेयर होते हैं। ठीक है, तो बातें कही जा रही हैं कि ये जो पिच है उसकी डिस्टेंस बताई जा रही है 3.4 नैनोमीटर है। यहां से लेकर यहां तक की दूरी जो है यह पिच कहलाएगी, यहां से यहां तक इसको पिच कहेंगे। यहां से लेकर यहां तक यह पिच है। इस पिच के बीच में बेस पेयर कितने हैं? तो 10 हैं। एक पिच के बीच में बेस पेयर कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 बेस पेयर हैं एक पिच के अंदर, जिनका डिस्टेंस है 3.4 नैनोमीटर, एंगस्ट्राम में 34 एंगस्ट्राम। ठीक है, दो बेस पेयर के बीच की दूरी अगर कही जाए तो 3.4 एंगस्ट्राम कहेंगे या 0.34 नैनोमीटर कहेंगे। ठीक है, बेस पेयर्स के बीच के जो लगातार दो बेस पेयर हैं उनके बीच का डिस्टेंस 0.34 नैनोमीटर होगा या 3.4 एंगस्ट्राम होगा। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल आप देख रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि यह जो मुड़ाव है, जो टर्न है, वह राइट हैंडेड फैशन में है, और यह जो खुलाव है, जो खुला हुआ ओपन है, इसके बीच की दूरी 20 एंगस्ट्राम होती है। 20 एंगस्ट्राम या 2 नैनोमीटर आप कहेंगे, 2 नैनोमीटर कहेंगे। यह बैकबोन है जो बना हुआ है सुगर फास्फेट से। बैकबोन है जो सुगर फास्फेट, यहां पे जो बैकबोन आप देख रहे हैं सुगर फास्फेट से, वह बैकबोन आप देखें यहां पे, यह बैकबोन है जो सुगर फास्फेट से बना हुआ है। यह जो बेस पेयर आप देख रहे थे, एडनिन थाइमिन, थाइमिन एडनिन, ग्वानिन साइटोसिन, यहां पे दिखाया गया है उसको। यह है आपका, यह एडेनिन है, यह थाइमिन है, यह ग्वानिन है, साइटोसिन है, यह आपस में जुड़े हुए हैं। ध्यान दें इसको, स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहां पे यह जो बड़ा वाला लाइन है, यह मेजर ग्रुप्स कहलाता है। मेजर ग्रुप, मेजर ग्रुप जो कि 22 एंगस्ट्राम का होता है, और यह जो हल्का है माइनर ग्रुप जो कि 12 एंगस्ट्राम का होता है। तो आप फिगर समझ रहे हैं 5.3 डीएनए डबल हेलिक्स के बारे में। इसमें आप देख रहे हैं कि मेजर ग्रुप जो है वह 22 एंगस्ट्राम का है, माइनर ग्रुप जो है वह 12 एंगस्ट्राम का है। एक पिच का डिस्टेंस 3.4 नैनोमीटर या 34 एंगस्ट्राम है। एक पिच में 10 बेस पेयर हैं, दो बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्राम है या 0.34 नैनोमीटर है। ठीक है, तो नंबर 4 जो कहा गया है, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। प्लेन में एक बेस पेयर जो है वह दूसरे बेस पेयर पर डबल हेलिक्स में स्टैक होता है, एक के ऊपर एक चढ़ा रहता है, एक के ऊपर एक लिपटा रहता है। स्टैक्स मतलब अ लॉट ऑफ समथिंग, ढेर कह सकते हैं। ठीक है, तो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स।
बेस पेयर जो होते हैं वे एक दूसरे के ऊपर स्टैक्स रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लिपटे रहते हैं, सटे रहते हैं डबल हेलिक्स में। ठीक है, तो द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक ओवर द अदर इन डबल हेलिक्स। दिस इन एडिशन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इस तरह से यह आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। जब एक के ऊपर एक प्लेन में बेस पेयर स्टैक्स होंगे तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे, एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इसकी वजह से कन्फर्म स्टेबिलिटी ऑफ द हेलिकल स्ट्रक्चर, और इससे हेलिकल स्ट्रक्चर का एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक स्टेबिलिटी कंफर्म होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बेस पेयर जब आपस में राइट हैंडेड फैशन में लिपटेंगे, उलझेंगे, तो एक स्टैक बन जाएगा, एक ढेर बन जाएगा, और एक एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएंगी, जिससे हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है, तो डबल हेलिक्स में एक बेस पेयर की सतह के ऊपर दूसरे स्थित होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन बॉन्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन और पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर का कंपेयर कीजिए। इसका आंसर हम अभी आपको दे रहे हैं, आगे देखते हैं। पहले, कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट। क्या आप बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्यों पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में टू स्टैंड के बीच की दूरियां हमेशा कांस्टेंट रहती हैं? कैन यू फाइंड आउट वाई द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन in DNA remain almost constant? The constant distance between the two polynucleotide chain in DNA is primarily maintained by the specific base pairing rule. जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट रहने की वजह है, वह वजह है स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल। जो एडेनिन ऑलवेज पेयर विथ थाइमिन एंड ग्वानिन ऑलवेज पेयर विथ साइटोसिन, दीज पेयर आर कंप्लीमेंट्री एंड हैव ए कंसिस्टेंट विद। इनकी वजह से एक कंसिस्टेंट विद मिलता है व्हेन स्टैक्ड इन द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनकी दूरियां कांस्टेंट इसलिए हैं, ये जो पिरिमिडीन और पायरिमिडिन्स जो हैं एक रूल को फॉलो करते हुए, चारगॉफ के रूल को फॉलो करते हुए आपस में जुड़ते हैं, इसलिए उनकी दूरियां ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। द कंसिस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इन डीएनए इज प्राइमरली मेंटेन्ड बाय द स्पेसिफिक बेस पेयरिंग रूल। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्यूरिन और पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर को कंपेयर करने की बात कर रहा है। ठीक है, यहां पे स्ट्रक्चर को कंपेयर करा रहा है, तो कुछ देखते हैं हम बातें। पहले प्यूरिन की बात करते हैं। प्यूरिन एंड पायरिमिडिन आर द टू क्लासेस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स जो हैं यह नाइट्रोजिनस बेस के दो क्लास हैं दैट फॉर्म द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ये डीएनए और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। प्यूरिन्स हैव ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स में डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, वाइल पायरिमिडिन्स हैव ए सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जबकि
पायरिमिडिन्स में सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, वेट कीजिए। प्यूरिन हैव ए डबल रिंग स्ट्रक्चर। प्यूरिन्स जो है वह डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जबकि पायरिमिडिन्स जो है वह सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ ए 6 मेंबर्ड पायरिमिडिन रिंग। प्यूरिन्स जो है वह 6 मेंबर्ड पायरिमिडिन रिंग फ्यूज विथ ए 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग। पायरिमिडिन में एक 6 मेंबर पायरिमिडिन रिंग जो है वह 5 मेंबर इमिडाजोल रिंग में फ्यूज होता है, मिलता है। पायरिमिडिन्स में 2 रिंग होते हैं, तो एक रिंग जो होता है वह 6 मेंबर वाला होता है, दूसरा जो है 5 मेंबर वाला होता है। 5 मेंबर वाले रिंग को इमिडाजोल रिंग कहते हैं, और यह दोनों मिलकर प्यूरिन्स रिंग बनाते हैं। तो प्यूरिन कंसिस्ट ऑफ ए 6 मेंबर्ड पायरिमिडिन रिंग फ्यूज टू ए 5 मेंबर्ड इमिडाजोल रिंग, वाइल पायरिमिडिन हैव ए सिंगल मेंबर्ड 6 रिंग। जबकि पायरिमिडिन है जो है वह सिंगल 6 मेंबर्ड रिंग है। पायरिमिडिन्स में सिंगल 6 मेंबर्ड रिंग पाया जाता है, जबकि प्यूरिन्स में 6 मेंबर्ड रिंग के साथ साथ एक 5 मेंबर्ड रिंग भी पाया जाता है, जिसे इमिडाजोल रिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ी सी चर्चा हम लोग करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। आइए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए ध्यान से, प्यूरिन और पायरिमिडिन के स्ट्रक्चर की बारे में एनसीईआरटी ने कहा है, लेकिन फिगर नदारत किया हुआ है। देखिए ध्यान से, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन की पहले बात करते हैं। प्यूरिन्स आर 2। प्यूरिन्स कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वानिन। एडेनिन को हम कहते हैं 6 एमिनो प्यूरिन या फिर एडेनिन। ग्वानिन को कहेंगे हम 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ग्वानिन का दूसरा नाम क्या है? 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। ठीक है। प्यूरिन्स में देखें स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन देखें यहां पे। प्यूरिन में अभी आपने देखा कि एक 6 मेंबर्ड रिंग होता है और एक 5 मेंबर्ड रिंग होता है। इमिडाजोल रिंग होता है। दूसरा वाला जो 5 मेंबर्ड रिंग क्या होता है? इमिडाजोल रिंग होता है। यह रिंग जो है दूसरा वाला इमिडाजोल रिंग है। तो एडेनिन देखें, एडेनिन का फिगर देखें, यह फिगर देखें ध्यान से। यह आपका फिगर है एडेनिन का, जिसमें आप देख रहे हैं नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, कार्बन है। यह स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन प्यूरिन का है। ग्वानिन स्ट्रक्चर ऑफ ग्वानिन, यह भी एक प्यूरिन है, जिसे 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन कहते हैं। ठीक, यह स्ट्रक्चर हो गया आपका। पायरिमिडिन में देखें, पायरिमिडिन आर आल्सो 2 साइटोसिन या थायमिन। साइटोसिन को कहते हैं 6 अमीनो 2 ऑक्सी पायरिमिडिन। थायमिन को कहते हैं 2 6 ऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडिन। यह फिगर है इसका साइटोसिन का। यह है थायमिन का फिगर। स्ट्रक्चर ऑफ साइटोसिन, स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन। ठीक है स्टूडेंट्स। हमने आपको पीछे बताया था ये जो नाइट्रोजन बेस हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिडिन, ठीक है, ये जब शुगर से जुड़ते हैं, किससे? डीऑक्सीराइबोस शुगर से। तो यह नाइट्रोजन बेस जब जुड़ेंगे डीऑक्सीराइबोस शुगर से तो बनेगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड। तो एडेनिन जब डीऑक्सीराइबोस शुगर से जुड़ेगा तो बनेगा डीऑक्सी एडनोसिन।
ग्वानिन जुड़ेगा तो डीऑक्सी ग्वानोसिन, साइटोसिन जुड़ेगा डीऑक्सी साइटिडीन, और थाइमिन जुड़ेगा डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है। अब इसके साथ अगर फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड बदल जाएगा न्यूक्लियोटाइड में, तब इसे कहेंगे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो एडेनिन जुड़ रहा है फास्फोरिक एसिड, डीऑक्सी एडेनोसिन से फास्फोरिक एसिड जुड़ गया तो डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफास्फेट, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफास्फेट कहेंगे। तो यह एक न्यूक्लियोटाइड है, यह न्यूक्लियोसाइड था और यह नाइट्रोजन बेस था। ठीक है, इसके बारे में आपने देखा था। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, कंपेयर आपने किया स्ट्रक्चर का। फिर आपने देखा कि क्यों जो है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच की दूरियां ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती हैं, इसका आंसर आपने देखा। अब हम लोग देखेंगे द प्रोपोजिशन ऑफ ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स सिंप्लिसिटी in explaining the genetic implication become revolutionary। तो अब आप देख रहे हो कि डीएनए के जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का प्रस्ताव है, यह आसानी से डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में व्याख्या करता है। द प्रोपोजिशन ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर डीएनए, डीएनए के लिए जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया गया था उससे आसानी से हम जेनेटिक इम्प्लीकेशंस को सिंप्लिसिटी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यह घटना जो है एक रिवोल्यूशनरी है, एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। जल्द ही, वेरी सून, फ्रांसिस क्रिक प्रपोज द सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जल्द ही फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी प्रस्तुत किया, विच स्टेट दैट, जिसके अनुसार द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम डीएनए आरएनए टू प्रोटीन। उन्होंने बताया सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वह डीएनए से आरएनए में जाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। ठीक है। उन्होंने बताया कि डीएनए से रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बनता है और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होने से प्रोटीन बनता है, जिसे सेंट्रल डोग्मा इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहा जाता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में जो भी प्रॉब्लम था उसको डबल हेलिक्स मॉडल ने आसानी से सिंप्लिसिटी तरीके से एक्सप्लेन किया। उस एक्सप्लेनेशन के बाद जल्द ही फ्रांसिस क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है वह डीएनए से आरएनए से प्रोटीन में होता है, डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन, जिसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। इन सम वायरसेस, कुछ वायरस में द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कुछ वायरस में जो इंफॉर्मेशन का फ्लो है वह रिवर्स डायरेक्शन में होता है, आरएनए से डीएनए की तरफ होता है। अभी तक आपने देखा जो सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया उसमें डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन है, लेकिन कुछ वायरस में इसका उल्टा हो जाता है, आरएनए से डीएनए में होता है इंफॉर्मेशन। कैन यू सजेस्ट अ सिंपल नेम ऑफ टू दिस प्रोसेस? क्या आप इस प्रोसेस का कोई सिंपल नेम बता सकते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसे क्या कहेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका डीएनए और डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स की बात करेंगे। थैंक यू।